प्रणाम और सभी सहकर्मियों को गुड इवनिंग। मैं आपके सामने एक भाष्य कविता पेश करने वाला हूँ, हरियाणवी, लेकिन हिंदी में कर लिया है मैंने उसको डब। हालांकि इससे पहले मैं चाहूँगा कि हमने जो करीब 3 महीने का वक्त यहाँ बिताया है उसके बारे में कुछ बात कर सकूँ। मुझे याद है ट्रेनिंग का पहला दिन और क्लास में हमें काफ़ी बोरियत महसूस हो रही थी और हमारी कोर्स कोऑर्डिनेटर जो है मनीषा मैम, उन्होंने कहा था कि आज भले ही आपको बोरियत महसूस हो रही हो, लेकिन जिस दिन आप ISTM से जाओगे उस दिन आप यही सोच रहे होंगे कि काश की ट्रेनिंग कुछ दिन और एक्सटेंड हो जाती। और मैं कह सकता हूँ कि हमको बिल्कुल सही थी। आप भी इस बात से सहमत होंगे। हमने इस ट्रेनिंग से बहुत कुछ सीखा और बहुत कुछ एंजॉय भी किया। सबसे स्पेशल पार्ट था वो था स्टडी टूर। हम सबके लिए स्पेशल था और कुछ के लिए वेरी वेरी स्पेशल। टूर का जो विशेष आकर्षण थे आप मैंने किसी ने जिक्र नहीं किया, मिनहास और हिमानी का। इन्होंने विवाह बंधन में बनने का निर्णय लिया है। इन्हें पहले भी शुभकामनाएं दे चुका हूँ, एक बार फिर से ढेरों शुभकामनाएं। और DOPT के जो पुरुष मित्र हैं उनको हार्दिक सांत्वना। वैसे देखिए इनकी जो फ्रस्ट्रेशन है वो जस्टिफाइड है, क्योंकि हिमानिका जी को जब शोहरत लेनी थी तो इन्होंने DOPT को चुना और जब शोहर लेना था तो वाटर रिसोर्सेज। वैसे प्रेम विवाह जो है बड़ा मुश्किल काम है। मिनहास ने तो बड़ी हिम्मत दिखाई, क्योंकि हिमानिका जी है वो हरियाणा से बिलोंग करती है। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं भी हरियाणा से बिलोंग करता हूँ और हरियाणा की खाप पंचायतों के बारे में आपने सुना होगा। हमारे सामने डबल चुनौती होती है हरियाणा में। बाकी जो क्या है, प्रेम विवाह के लिए लड़की को मनाना पड़ता है, हमारे यहाँ लड़की के साथ साथ खाप पंचायतों को भी मनाना पड़ता है। प्यार जो है बड़ी परीक्षाएं लेता है, आदमी को अपना कैरियर तक दांव पे लगाना पड़ता है। मेरे साथ कई लड़के थे जिन कॉलेज में मेरे साथ पढ़ते थे और जिन्होंने अपने बाप की गाड़ी कमाई से अपनी प्रेमिकाओं को जलेबी खिलाई। आजकल शहर के नाम ही हलवाई बने हुए हैं। हालांकि मैं इससे बच गया, इसके भी 2 कारण थे। वो जो दूसरे छात्र थे वो साइंस स्ट्रीम से थे या इंजीनियरिंग से, और मैं हिंदी साहित्य का छात्र था। तो हिंदी साहित्य वालों की दूसरे से आप समझ सकते हो, जो पहले ही मरा हो उस पर कौन मरेगा। लेकिन देखिए मेरे साथ 2 बातें बहुत अच्छी थी। एक तो मेरी हिंदी साहित्य का छात्र था तो मेरी हिंदी काफ़ी अच्छी थी, और दूसरा जो है मैंने सड़कों से शेरो शायरी उतार रखी थी। तो उनको जब भी प्रेम पत्र लिखवाना होता था वो मेरे पास ही आते थे, और मैं जिसके प्रेम पत्र लिख देता था उसके 2 नतीजे जरूर निकलते थे, या तो उनकी शादी हो जाती थी या फिर वो पिटता था। हालांकि देखिए बात एक ही है, शादी हो या पिटना। तो वाकया बताता हूँ, मेरा दोस्त था, 2 महीने पहले उसकी शादी हुई थी। अभी स्टडी टूर के बाद मुझे मंदिर में मिला तो मैंने पूछा यार नहीं शादी हुई है तो सिनेमा जाओ, पत्नी के साथ फिल्म देखो, यहाँ क्या कर रहे हो, मंदिर में क्यों भटक रहे हो। बोला यार सुना था जोड़ियाँ भगवान बनाता है, बस उसी को ढूंढ रहा हूँ। मैंने पूछा यार क्या हुआ इतना फ्रस्ट्रेटेड क्यों। बोला यार पूछ मत, शादी से पहले तेरी भाभी के साथ जो कंकड़ झील में फेंके थे आजकल दाल में निकल रहे हैं। 2 महीने में देखिए प्यार का सारा बुखार उतर गया उसका। 2 महीने पहले जिसको लेकर भागा था ना, अब उसको देख कर भागता है। उसका भी कसूर नहीं है, ये उम्र ही ऐसी होती है, इस उम्र में आदमी को धंधों की बसंती लगती है। हालांकि शादी के बाद उसकी बसंती क्या धंधों बनकर रह जाता है आदमी। और एक बात और जिक्र करना चाहूँगा मैं, विदेशी संस्कृति पे वैलेंटाइन डे अभी गया ही है। अच्छा इस दिन एक विशेष, अब की बार ठीक ठाक निकल गया। पिछली बार मैंने TV में खबर देखी थी, याद तो नहीं है मुझे किस जगह की, लेकिन श्री राम सेना वालों ने ये कह दिया कि इस दिन जो भी प्यार करता हो मिलेगा उसको हम पीटेंगे। और सरकार ने यह हिदायत दे दी कि इस दिन कोई प्यार से वंचित न रह जाए, इसलिए जो प्यार करते हुए मिले उनको श्री राम सेना वालों ने पीटा और जो नहीं कर रहे थे उनको पुलिस वालों ने। देखिए वैलेंटाइन डे ये है क्या, मुझे तो समझ में नहीं आता। मेरे ख्याल से वैलेंटाइन डे एक ऐसा सोने का हिरन है जिसको बाजार के जंगल में उन कंपनियों ने छोड़ रखा है जो धनुष बाण का बिजनेस करती है। दोस्तों अब मैं थोड़ा संजीदा होना चाहूँगा। आप सब लोग जो हो बेहद प्रतिभाशाली लोग हो,
सूरदास को पढ़िए, तुलसीदास को पढ़िए, मीरा को पढ़िए, काजी नजरुल इस्लाम को पढ़िए, तो पता लगे कि प्रेम दर्शन का विषय है, प्रदर्शन का नहीं। प्रेम की परिभाषा हमें आजकल पढ़ने को मिल रही है। ये कुछ नहीं, मीडिया का फैलाया हुआ एक भ्रमजाल है। हम इसमें फंसते चले जाते हैं और एक वक्त बाद पता लगता है कि बहुत कुछ खो दिया, हासिल कुछ हुआ नहीं। एक बात कहना चाहूंगा, इश्क मोहब्बत प्यार जैसी चीज आजकल कोई बची नहीं है। समा का स्थान ट्यूबलाइट ने ले लिया है। परवाना जलने की घर से जाता है तो छिपकली खा जाती है। आज डायरेक्टर साहब ने बहुत इंस्पायरिंग स्पीच दी थी। उन्होंने कहा था कि जीवन में कोई पैशन होना चाहिए, और बिल्कुल सही बात थी उनकी। जीवन में हमारे कोई ना कोई पैशन जरूर होना चाहिए। तो इन सबको छोड़ के हमें जीवन की चुनौतियों को याद करना चाहिए, उन्हें जूझने का जज्बा पैदा करना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं साहब देश ने बड़ी तरक्की की, हम भी मानते हैं देश ने बड़ी तरक्की की, लेकिन उतना ही पाया जितना 66 साल में खोया है। एक मशहूर शायर का शेर है, आपके साथ शेयर करना चाहूंगा कि कुछ ना दिखता था अंधेरे में मगर आंखें तो थी, कुछ ना दिखता था अंधेरे में मगर आंखें तो थी, एक ऐसी रोशनी आई कि लोग अंधे हो गए। दिल्ली में वातानुकूलित मेट्रो में बैठकर या फिर यमुना एक्सप्रेस हाईवे पर 150 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ती गाड़ी को देखकर हम भले ही ये महसूस कर लें कि हिंदुस्तान ने बहुत तरक्की कर ली है, लेकिन जब न्यूज़पेपर के पहले पृष्ठ पर छत्तीसगढ़ या महाराष्ट्र में आत्महत्या कर रहे किसानों की खबर को पढ़ता हूँ तो ये लगता है कि हिंदुस्तान आज भी वही खड़ा है जहाँ 68 साल पहले सुभाष चंद्र बोस छोड़कर जापान गए थे। तो देखिए 18 रुपए 1 लीटर के हिसाब से पानी बिक रहा है, तो ये तरक्की नहीं है। लोकतंत्र के गाल पर तमाचा है कि सरकार 66 सालों में जनता को शुद्ध पानी पीने का पानी नहीं पिला पाई, और ऊपर से क्रूर व्यवस्था का मजाक अलग। अरबों रुपए का आईपीएल दूसरी देश में खेला जाता है जिसमें करोड़ों बीपीएल बचते हैं। तो ये जीवन की चुनौतियां हैं, हमारा ध्यान इस तरफ जाना चाहिए। बाकी भ्रष्टाचार का क्या है, वो तो मुद्दे ही नहीं रही। 5-7 हजार करोड़ से कोई घोटाला नहीं किया तो हमें लगता ही नहीं कुछ हुआ है। मुझे याद है कॉमनवेल्थ घोटाला हुआ था, उसके बाद हालांकि दबा दिया गया, उसके बाद कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे। उसमें देखिए मीडिया वाले उछालते रहते हैं, एक नाइजीरिया खिलाड़ी के कमरे से सांप निकल आया था, तो इन्होंने सारा दिन गेम को छोड़कर सारा दिन उस सांप को दिखाते रहे। हालांकि इसमें कौन सी बड़ी बात होगी, सारी धरती से इतना के फल की है तो 2000 ऊपर आगे क्या बात होगी। ये जो दौर चल रहा है ये गिरावट का और संवेदनहीनता का दौर है। हम ऐसी स्थिति में पहुंच गए हैं जब हम दुर्घटना में मरे हुए लोगों और क्रिकेट का स्कोर साथ साथ देखते हैं। और गिरावट का स्तर देखिए, कभी इस देश में द्रौपदी और सीता का स्वयंवर होता था, आजकल राशि सावंत का हो रहा है। आपने भी देखा होगा स्वयंवर, एक लड़की 16 लड़के, ऐसा लग रहा है जैसे स्वयंवर नहीं आईपीएल हो रही है। पहले स्वयंवर का लीग, फिर क्वार्टर फाइनल, फिर सेमीफाइनल और फिर फाइनल। वो तो अच्छा, वो बेचारे एनआरआई का पिंड सगाई में छूट गया, कहीं अगर शादी हो जाती तो उसको रनर मांगना पड़ता। इसके बाद एक और स्वयंवर हुआ था राहुल महाजन का। हालांकि चैनल वालों को चाहिए था कि दोनों का इकट्ठा ही करवा देते, कम से कम एक ही घर बर्बाद होता। खैर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, अपने ढंग से काम कर रहा है। आप देख ही रहे होंगे 24 घंटे के न्यूज चैनल आ गए हैं, ये बेचारे दिखाएं भी क्या। आधे समय तो चैनलों पे नेता ही आते रहते हैं और बाकी आधे समय में सांप बिच्छू भूत प्रेत, और हम भी बड़े चाव से देखते हैं कि चलो यार नेताओं देखो अच्छी है। और एक जो है सबसे बड़ी हमको देश को आज खतरा है, वो मुझे लगता है क्रिकेट से है। क्रिकेट को धर्म बना दिया गया इस देश में और खिलाड़ियों को भगवान। और जो आईपीएल आई इसमें तो खिलाड़ियों के रेट बहुत बढ़ा दिए हैं, इतने अहंकार में डूब गए हैं कि अगर बाइट का भी एक रन मिल जाए तो ये हेलमेट उतार के आसमान की तरफ देखते हैं। हालांकि बाइट में इनका क्या योगदान मुझे समझ नहीं आता। एक बात और कहना चाहता हूँ आपसे, बहुत कड़वी बात है, हो सकता है आप मुझसे सहमत ना हो, मेरा व्यक्तिगत विचार है। इस देश में पिछले कुछ दिनों से लोग कह रहे हैं कि एक बहुत बड़े क्रिकेटर हैं हमारे, उनको भारत रत्न मिलना चाहिए। अच्छी बात है, भारत के नहीं दुनिया के सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर हैं, लेकिन जरा सोचिए उस दिन कैसा लगेगा जब एक भारत रत्न टीवी पर कोका कोला या बुश बेचेगा। खैर अब मैं अपनी कविता सुनाना चाहूंगा आपको। कविता का शीर्षक है राधे श्याम का इंटरव्यू। ये पुलिस में भर्ती होने गए थे राधे श्याम, और इस दौरान जो इंटरव्यू हुआ वो इंटरव्यू मैं आपको कविता के माध्यम से बताने जा रहा हूँ। हालांकि इससे पहले मैं भी पुलिस में था, लेकिन मैं छोड़ आया क्योंकि मैंने सोचा यार देश का भविष्य बनाने के चक्कर में अपना भविष्य क्यों बिगाड़ना। तो सुनिए,
पुलिस को रंगरूटों का दस्ता चाहिए था नया। हरियाणा का राधे श्याम भी इंटरव्यू देने गया। इंटरव्यू में पूछा गया सिर्फ एक सवाल और राधे श्याम ने बना दिया सवाल का बवाल। सवाल था, आप सेब खरीदने जाओगे तो 50 रुपए किलो के हिसाब से 100 ग्राम सेब के कितने पैसे देकर आओगे। ये आसान सा सवाल था, मगर इस आसान सवाल को हरियाणा का आदमी इस तरह बवाल बना सकता है, यही कविता का सुन रहे हैं। तो आप सेब खरीदने जाओगे तो 50 रुपए किलो के हिसाब से 100 ग्राम सेब के कितने पैसे देकर आओगे। राधे श्याम बोला, अगर एक पुलिस वाला 100 ग्राम सेब के भी पैसे देगा तो फिर पुलिस में भर्ती होने का क्या फायदा। साहब को जवाब में मजा आया, उन्होंने सवाल को आगे बढ़ाया। अच्छा, मैं खरीदने जाऊं तो कितने के मिलेंगे। राधे बोला, साहब आप हुक्म करो, 100 ग्राम या पूरी पेटी अपने घर भिजवा देंगे। अच्छा, तुम्हारी पत्नी तो पुलिस में नहीं है ना, अगर वो जाएगी तो 100 ग्राम सेब के कितने पैसे देकर आएगी। राधे बोला, साहब मैं अपनी पत्नी को आपसे ज्यादा जानता हूँ, उसे है खरीदारी का बहुत बड़ा चाव, और उसे 100 ग्राम खरीदने होंगे तो 100 ग्राम तो गुस्से की भाव। अच्छा, तुम्हारा भाई का एक अगला भी सवाल के पीछे पड़ा हुआ था। ये नहीं कि वो जवाब नहीं दे रहा तो तू सवाल बदल दे, पर दिक्कत ये थी कि वो भी हरियाणा का ही था। अच्छा, तुम्हारा भाई जाए जी, भाई को तो मैंने कई बार बाजार देते देखा है, तो वो तो कभी कोवा तो कभी गुटका लाता है, सेब लाते तो मैंने उसे आज तक नहीं देखा है। अच्छा, तुम्हारी बहन जाए कोई जी, मेरी एक बहन थी, उसकी शादी कर दी, अब वो जाने और बहन हुई। राधे श्याम, तुम्हारे पिताजी भी तो बाजार जाते हैं जी, उनके दांत नहीं है, वो सिर्फ केले खाते हैं। अच्छा, आप मुझे एक बात बताओ श्रीमान, तनख्वाह तो दोगे एक आदमी की और सेब खरीदने लगा दिया पूरा खानदान। अच्छा छोड़ो, बहुत संजीदा बात है, सुनिएगा। अच्छा छोड़ो, कोई आम आदमी जाए तो वो 100 ग्राम सेब के कितने पैसे देकर आए। आम आदमी का नाम सुनते ही राधे श्याम सीरियस हो गया थोड़ा, बोला, अजी साहब आप लोगों ने आम आदमी को सेब लाए खरीदने लाए कि कहाँ छोड़ा। आम आदमी को सेब का ठेला लगाता है, खरीदने तो खास ही रहता है। आम आदमी को सेब का ठेला लगाता है, खरीदने तो खास ही जाता है। अच्छा, कोई खास आदमी जाए तो, अगला भी पीछे ही पड़ा हुआ था। अच्छा, कोई खास आदमी जाए तो पहली बात तो ये कि अगर वो खास है तो खुद क्यों जाएगा, अपने नौकर को भी जाएगा, और आपके कहने से चला भी जाएगा तो क्या सिर्फ 100 ग्राम खरीद कर लाएगा। चलो, आपकी अंतिम इच्छा पूरी करने के लिए 100 ग्राम खरीद भी लाया, तो इसका हिसाब आप मुझसे क्यों लेते हैं, तो इसका हिसाब देंगे उसके चाहिए जिनको वो तनख्वाह देते हैं। चलो, अब इस सवाल को यहीं छोड़ते हैं, इंटरव्यू का रुख दूसरी तरफ मोड़ते हैं। राधे बोला, देखो साहब ये तो है सरासर फ्रेब, दूसरा सवाल बाद में, पहले आएंगे 100 ग्राम से। तुम्हारा कोई दोस्त है राधे श्याम। जी हाँ है, सीताराम, वो सेब खाता है जी, हाँ कोई खिलाए तो खा लेता है। साहब आपने भी सवाल को खूब खींचा है, लगता है आपका कोई सेब का बगीचा है। खैर कुछ भी हो, अपना जवाब ले लो। सीताराम फल वाले को 5 रुपए देगा और कहेगा इतने के सेब ले लो, मगर 5 रुपए के कितने। अब साहब वो सेब वाले की मर्जी वो दे दे जितने। राधे श्याम, तुमने तो जरा सी बात का बना दिया बवाल। राधे बोला, साहब मुझे तो शुरू से ही नहीं पसंद है सवाल। मेरे विचार से आज संसार में जितनी भी गड़बड़ है, असल में सेब ही उसकी गड़बड़, सेब ही उसकी जड़ है। दर्शन पे आ गया, अब चिंतन पे। मेरे विचार में आज संसार में जितनी भी गड़बड़ है, असल में सेब ही उसकी जड़ है। अगर उस दिन आदम और हव्वा एक सेब ना खाते तो ना मैं होता, ना मैं यहाँ होता, ना आप यहाँ होते, ना 100 ग्राम होता, ना 500 ग्राम, ना आप साहब होते, ना मैं राधे श्याम। अब इंटरव्यू का ये हुआ परिणाम कि आजकल राधे श्याम सब्जी मंडी में डंडा फटकारते हैं, खुद तो घर पेट खाते हैं और साहब के लिए 100 ग्राम भिजवाते। इस फैकल्टी के लिए मैं शेर बाजी करना चाहूँगा कि जरूरत करते हैं इनको जरूरतों वाले, कहाँ गए वो पुरानी शरारतों वाले, और तमाम उम्र सलामत रहे ये दुआ है मेरी, हमारे सर पे जो हाथ है ये बरसों वाले। एक शेर अपने दोस्तों के लिए। हालांकि देखिए, दोस्ती की 3 स्टेजेज होती हैं मेरे विचार में। एक वो जब हम आपस में तू कहकर बात करते हैं, आप कहकर बात करते हैं, नए नए मिलते हैं। दूसरी स्टेज वो जब हम दोस्त को तू कहकर बुलाते हैं, और तीसरी स्टेज वो जो जब हम दोस्त को कमीना कहकर बुलाते हैं। तो आज हम मैक्सिमम मुझे लगता है यहाँ पे आप वाली स्टेज में बहुत कम है, टू वाली में काफी, और बाकी जो बचे वो कमीने वाली स्टेज में है। तो उन पे एक शेर है कि दोस्त
ये विचार आपको अब यहाँ से जाने के बाद ये महसूस होगा, ध्यान से सुनिए, कि दोस्तों से बिछड़कर ये एहसास हुआ है गालिब, दोस्तों से बिछड़कर ये एहसास हुआ है गालिब, थे तो कमीने मगर रौनक भी नीचे। आपसे कुछ बातें करना चाहता हूँ, मैं आपको थैंक करना चाहूँगा बिल्कुल। और पहले आप मुझे ये बताइए कि आप पहले से मुझे सलाह दे रहे थे या किसी तरह की वार्निंग थी? दोनों ही समझ लीजिए यार, अब तो हो गया, चलिए अब तो कोई खतरे की बात ही नहीं है। ऐसा क्यों है? अभी भी मैं आपके चरण पकड़ता हूँ, बता दो। नहीं, मैं आपकी तरफ से हूँ, आधा हरियाणा तो हिमालिका जी की तरफ से हो गया था मेरी, और आधा बचा था, उसको लेकर डाउट थी, अब वो आधा ही बच गया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हरियाणा मुबारक।